हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन फिजिक्स क्लास। प्रीवियस पीरियड में हमने हुक्स लॉ के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, उसमें यह बताया था कि हुक्स लॉ में क्या कहता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जो स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, या ऐसा भी कह सकते हैं कि जो लोड अप्लाई हम करते हैं किसी वायर पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटेंशन के, जो उसमें लेंथ में इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है उसके। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मैंने ये कहा था कि जब हम स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, जो प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन, और वही कांस्टेंट जो होता था वो क्या होता था, कांस्टेंट होता था स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते थे। तो जिस तरह से स्ट्रेस 3 टाइप्स का होता है, स्ट्रेन भी 3 टाइप का होता है, उसी तरह से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी 3 टाइप्स की होती है। तो पहले टाइप में हम बात करते हैं। पहला टाइप जो है वो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। और यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जैसे पहला जो टाइप स्ट्रेस का था वो नॉर्मल स्ट्रेस था, और जो पहला टाइप था स्ट्रेन वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन था। तो इन दोनों स्ट्रेस और स्ट्रेन को मिला करके जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बनेगा उसे हम यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहेंगे। और यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को वाई से या गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो व्हाट इज यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी? यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से मतलब है कि रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, एंड इट इज डिनोटेड बाय वाई। वाई इक्वल टू, यानी कि यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि आप देख रहे हो कि एक वायर है। ठीक है, इस वायर का हमने ये माना है कि जो लेंथ है वो स्मॉल एल है। ठीक है, और जो वायर होता है वो सिलिंड्रिकल फॉर्म में होता है। तो इसका जो रेडियस सपोज कर लेते हैं कि आर है, तो जब रेडियस आर है तो ऑब्वियसली माय डियर स्टूडेंट्स इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए होगा वो पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है वो सिलेंडर का वो सर्कुलर शेप में होता है, और सर्किल का एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो लेंथ जो है एल है और क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर है, ए भी है। ठीक है, ओके। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमने क्या किया, कि यहाँ से यहाँ पर अब हमने एक m मास का जो है वेट एंकर दिया। ठीक है, तो m मास का जो है बॉडी यहाँ पर या वेट जो है जब रखा हुआ है तो उसका वेट कितना हो जाएगा, W इक्वल टू mg। ठीक है, और ये वेट जो है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, अप्लाई होगा माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कि यही जो है डिफॉर्मिंग फोर्स का काम करेगा, जो इस वायर में लेंथ या एक्सटेंशन प्रोड्यूस करेगा। तो ओरिजिनल लेंथ एल थी, और इसमें जो डिफॉर्मिंग फोर्स F हमने जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई किया तो उससे जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुआ वो डेल्टा L हुआ। और जैसे ही हम, आप जानते हो कि डिफॉर्मिंग फोर्स F अप्लाई करेंगे तो उसी के बराबर विद इन द इलास्टिक लिमिट अपवर्ड डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में एक रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप होगा। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप होगा, जो इस फोर्स को हम डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करेंगे तो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में इसको लाने की कोशिश करेगा। ठीक, तो यहाँ पर अब आप देखिए कि यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि जो नॉर्मल स्ट्रेस है, ठीक है, फार्मूले को आगे बढ़ाते हैं। तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप पर यूनिट एरिया होता है। तो यहाँ पर हो गया, देखिए नॉर्मल स्ट्रेस का हो गया फोर्स अपॉन एरिया या रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप पर यूनिट एरिया। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो कि रेशियो होता है चेंज इन लेंथ अपॉन रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ हमने डेल्टा एल माना हुआ और ओरिजिनल लेंथ एल है, तो यहाँ पर हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेल्टा एल अपॉन एल। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर यंग मॉडुलस वाई इक्वल टू आ गया mg अपॉन एफ अपॉन ए डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एफ क्या है, डिफॉर्मिंग फोर्स, जो कि बराबर होता है रिस्टोरिंग फोर्स के, तो हमने mg माना हुआ है। ठीक है, और क्योंकि वेट के फॉर्म में लिया हुआ है और पाई आर स्क्वायर के यहाँ पर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो mg अपॉन पाई आर स्क्वायर बन गया, और ये डेल्टा एल अपॉन एल है ही। तो वास्तव में जो फार्मूला बनेंगे यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वाई का, वो mg अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल अपॉन एल। अब हम बात करते हैं इसके डायमेंशन की। तो माय डियर स्टूडेंट, डायमेंशन क्या हो जाएगा, देखिए
यहाँ से निकालिए फोर्स अपॉन एरिया जो कि स्ट्रेस था, और स्ट्रेस का डायमेंशन था ml -1 t-2, ठीक है, ml -1 t-2, और ये स्ट्रेन का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। तो फाइनली जो डायमेंशन ऑफ यंग मॉडुलस हुआ वो क्या हुआ, ml -1 t-2। और जब हम यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट जो होगा वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे हम पास्कल कहेंगे, और पीए से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम सेकेंड टाइप के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करेंगे, और उसे हम कहते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है बी से। इसके लिए क्या है कि हमने ये सपोज किया हुआ है कि देखिए एक बॉडी है जो कि स्फेरिकल शेप में है, और इसको क्या किया गया है कि इसके चारों तरफ से फोर्स अप्लाई किया गया है, ठीक है, और अब इसके लेंथ ब्रेड्थ हाइट में क्या हो रही है, चेंज हो रही है, जिससे कि अल्टीमेटली इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो इनिशियली हमने माना है कि इसका वॉल्यूम v है, और जब इसके ऊपर प्रेशर पड़ा, स्ट्रेस पड़ा, ठीक है, तो स्ट्रेस अप्लाई होने से इसका जो वॉल्यूम है डिक्रीज हो गया, और डिक्रीज होकर के जो रिमेनिंग वॉल्यूम है वो v माइनस डेल्टा v है, ठीक। तो अब यहाँ पर जो ये कमी आ गई, वो कितने की कमी आ गई, इसके वॉल्यूम में डेल्टा v की कमी आ गई। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखोगे कि जो चेंज इन वॉल्यूम है वो डेल्टा v है, और ओरिजिनल वॉल्यूम v है। तो अब हम बात करते हैं कि जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो क्या है। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ओके। और इस बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को बी से डिनोट करते हैं। तो बी बराबर क्या हो गया, यही फार्मूला आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब यहाँ पर देखने की समझने की जरूरत है कि जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है, नॉर्मल स्ट्रेस मतलब इसके ऊपर अगर हम F फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और इसका एरिया क्या है, ए है, तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया। और अब हम बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम माना हुआ डेल्टा वी, और ओरिजिनल वॉल्यूम वी है, ओके माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये बन गया किसका फार्मूला, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, जो कि F अपॉन ए अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी। अब हम बात करेंगे इसके यूनिट की। तो जितने भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं सबका यूनिट क्या होता है, सेम ही होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जिसको हम पास्कल भी कहते हैं, और पी सबस्क्रिप्ट ए से डिनोट करते हैं। अब हम बात करेंगे इसके डायमेंशन की। तो डायमेंशन भी वही होगा जो बाकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का है। तो वो क्या है, ml -1 t-2 इज द डायमेंशन ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप्स के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की। तो थर्ड टाइप का जो, जैसे थर्ड टाइप का तीसरे टाइप का जो स्ट्रेस होता है और तीसरे टाइप का जो स्ट्रेन होता है, उन दोनों का रेशियो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहलाता है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी? रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस टू शियरिंग स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो एंड it is denoted by capital G, okay। तो G is tangential stress upon shearing strain। अब इसको समझने के लिए क्या है कि यहाँ पर देखिए एक बॉडी है जो कि हमने क्यूब के शेप में लिया हुआ है। ये इसका क्या है, फिक्स शेप है, और इसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट सबको हमने L माना हुआ है। तो जब यहाँ से फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया जा रहा है, ये फिक्स शेप है, तो ये क्या होगा, ऐसे क्या होगा, इस तरह से, जब ऐसे है तो ऐसे थोड़ा सा ये लीन हो जाएगा, झुक जाएगा, ठीक है, बेंड हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हो कि पहले ये जो कंडीशन यह थी, और अब क्या हो गया, ये कंडीशन आप देख रहे हैं यहाँ से ऐसा, ठीक है। तो वास्तव में जो इसका बेंडिंग हुई है, एंगल थीटा बेंडिंग हुई, ठीक है, और थीटा एंगल बेंडिंग हुई। तो यहाँ से आप देखोगे तो ये क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक। तो वास्तव में जो पहले यहाँ था ये L था, अब ये रह गया L।
तो इससे क्या हो गया कि ये जो है ये चेंज इन लेंथ है डेल्टा एल, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये 90 डिग्री है और ये एंगल थीटा से ये साइड क्या हुआ, ये जो हाइट है ये बेंड हुआ है, ठीक है, क्यूब का। ये फेस इस तरह से हो गया, पहले ऐसे था तो ऐसे हो गया, ठीक। तो ये जो एंगल बना ये थीटा, तो वास्तव में देखेंगे तो ये थीटा जो होता है वास्तव में ये टेन थीटा जो होगा, टेन थीटा कितने के बराबर होता है आप जानते हो कि P बाई V होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर यहाँ पर डेल्टा एल है और बेस जो है एल है माय डियर। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जब थीटा की वैल्यू जो होगी वो बहुत ही कम होगी, जो इसमें शेयरिंग होगी या डिस्टॉर्ट होगा इस बॉडी में उसकी वैल्यू बहुत कम होगी। तो हम टेन थीटा को लगभग अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री हम थीटा ले सकते हैं, और ये तब किसके बराबर होगा, डेल्टा एल अपॉन एल के बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जब हम बात करेंगे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जी की, तो टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन, और टेंजेंशियल स्ट्रेस आप देख ही रहे हो कि एफ अपॉन ए फोर्स अपॉन एरिया, एरिया यहाँ पर क्या इसका एक किसी एक फेस का एरिया है जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया हुआ है, ठीक है ना। ये फेस हम लेंगे जब हम एरिया की बात करेंगे तो ओके। तो फोर्स अपॉन एरिया और शियरिंग स्ट्रेन का मतलब है डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल अपॉन एल, तो डेल्टा एल अपॉन एल आप देख रहे हो किसके बराबर है, थीटा के बराबर आ चुका है। तो वास्तव में क्या बना कि जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो बना वो एफ अपॉन ए अपॉन थीटा बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि यूनिट क्या होगा, तो इस थीटा का तो कोई यूनिट नहीं होगा, तो वास्तव में जो यूनिट होगा वो स्ट्रेस का ही होगा, और वो होता है क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम पास्कल कहते हैं और डिनोट करते हैं पी सबस्क्रिप्ट ए से। अब बात करते हैं हम डायमेंशन की, तो जिस तरह से अदर टाइप के जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हैं तो उनका जो डायमेंशन है वही डायमेंशन इसका भी होगा, क्या होगा, ml-1 t-2 इज द डायमेंशन ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी।